हेलो एवरीवन, दीप जियो क्लासेज की ऑनलाइन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम विश्व भूगोल का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है भू संचलन। देखिए मित्रों, पृथ्वी पर विविध बलों के परिणाम स्वरूप भू संचलन द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों की उत्पत्ति दो स्रोतों से होती है। जो बल होते हैं, दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। एंडोजेनेटिक फोर्सेज मतलब जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या करता है, धरातल में आंतरिक संरचना में परिवर्तन करता है, वो अंतर्जात बल कहते हैं। बहिर्जात जो धरातल की ऊपरी सतह पर परिवर्तन लाते हैं, ऐसे बल बहिर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात बलों को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है पटल विरूपणी बल, और दूसरा होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल। पटल विरूपणी बल क्या होता है कि जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में धीमी गति से संचालित बल होता है, वो तो होता है पटल विरूपणी बल। जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में धीमी गति से संचालित होने वाला बल क्या कहलाता है, पटल विरूपणी बल कहलाता है। यह किसी भी स्थलाकृति के निर्माण में बहुत अधिक समय लेता है। कौन सा? पटल विरूपणी बल, जिसमें अधिकांश समय लगता है, धीमी गति से कार्य करता है, वह बल पटल विरूपणी बल कहलाता है। जबकि जो अचानक धरातल के आंतरिक संरचना में परिवर्तन ला देता है, किन किन क्रियाओं के माध्यम से, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, भूस्खलन है, जैसी प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से क्या हो जाता है, धरातल के आंतरिक भाग में आकस्मिक परिवर्तन ला देते हैं और लावा का आंतरिक भागों में जमाव होता है, जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है, जैसे कि लेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल, डाइक जैसी स्थलाकृतियाँ इस आकस्मिक बल के कारण बनती है। जबकि यह धीमी गति से कार्य करता है और धीमी गति से कार्य करने के कारण किसी भी प्रकार की स्थलाकृति के निर्माण में क्या होता है, बहुत अधिक समय लगता है। इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है। किसको? पर्वत निर्माणकारी बल को, पटल विरूपणी बल को। पहला है पटल विरूपणी बल में महादेशजनक बल, महादेशजनक बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। सबसे पहले यह शब्द किस भाषा का है, किस भाषा से बना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कि जो महादेशजनक शब्द है, यह ग्रीक भाषा के एपिरियोजेनेटिक शब्द से बना है। ग्रीक भाषा के एपिरियोजेनेटिक शब्द से बना है। एपिरियोजेनेटिक शब्द से बना है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्द एपिरोज प्लस जेनेटिक शब्द से मिलकर बना है। एपिरोज प्लस जेनेटिक शब्द से मिलकर बना है। एपिरोज का शाब्दिक अर्थ होता है महाद्वीप तथा जेनेटिक का अर्थ होता है उत्पत्ति। अर्थात यूँ कहें कि महाद्वीपों की उत्पत्ति किसके माध्यम से होती है? महादेशजनक बल के द्वारा। ठीक है, महाद्वीपों की उत्पत्ति महादेशजनक बल के माध्यम से होती है। महादेशजनक
बल। इससे क्या होता है, महाद्वीपों की उत्पत्ति। अब जो ये महादेश जनक बल कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, धरातल में उमज्जन व निमज्जन अर्थात धरातल के ऊपरी मुखी बल एवं अधोमुखी बल द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, जिससे धरातल में लंबवत संचलन होता है। ठीक है, ऊपरी मुखी या फिर अधोमुखी बल के द्वारा, जिससे धरातल में लंबवत संचलन होता है। अगला है पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल ये होता है ओरोजेनेटिक फोर्सेज, OR ओरोजेनेटिक फोर्सेज। यह ग्रीक भाषा के ओरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है। किससे, ओरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतों की उत्पत्ति। ठीक है, कौन सा शब्द है ये, ग्रीक भाषा का ओरोज प्लस जेनेसिस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, पर्वतों की उत्पत्ति। पर्वतों की उत्पत्ति। यह बल भी प्राय क्या करते हैं, दो प्रकार से कार्य करते हैं। जो पर्वत निर्माणकारी बल होते हैं, ये क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं। किस रूप में, क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं, और इनको पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक तो तनाव, दूसरा संपीड़न। तनाव और संपीड़न। तनाव के कारण धरातल में क्या होता है, भ्रंश, दरार तथा चटकने उत्पन्न हो जाती है। सबसे पहले तो कि जब वलन की विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, बल जो दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, जैसे दो प्लेट हैं, ये दो प्लेटें आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में कार्य कर रही है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्लेटों के बीच में तनाव पैदा हो रहा है। ठीक है, तो दो विपरीत दिशाओं में कार्य करने से ही तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात इसे तनाव मूलक बल कहा जाता है। तनाव के कारण ही धरातल में क्या होता है, भ्रंश तथा दरार एवं चटकने उत्पन्न हो जाती है। भ्रंशन, दरार, चटकन उत्पन्न हो जाती है। किसके कारण, तनाव के कारण। तनाव में दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के विपरीत गति करती है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच में क्या हो जाता है, चटकन पैदा होती है, दरारें पैदा होती है। दूसरा संपीड़न। संपीड़न में क्या होता है, प्लेटें आमने सामने, इनमें बल क्या करता है, आमने सामने कार्य करता है, तो संपीड़न होने लगता है। इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे धरातलीय चट्टानों में समवलन तथा वलन पड़ जाते हैं। जब ये दोनों प्लेटें इसमें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वलन पड़ जाते हैं। यहाँ पर वलन पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे वलन पड़ जाते हैं और संवलन, चट्टानों में, धरातलीय चट्टानों में वलन और संवलन पड़ जाते हैं। देखिए वलन क्या है,
वलन। वलन के अंतर्गत बलों के माध्यम से जो क्षैतिजीय संपीड़न के कारण चट्टानों के ऊपर की ओर उठकर लहरनुमा हो जाने से क्या होता है, वलन पड़ता है। ये इस प्रकार से ये लहरनुमा चट्टानें क्या हो जाती है, ऊपर नीचे उठती है। जब भाई दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, तो इस स्थान पर क्या होगा, लहरनुमा दबाव पड़ेगा। प्लेटें आपस में क्या होगी, जैसे कि उदाहरणार्थ हमें कागज़ को लेकर के दोनों तरफ से हम उसे दबाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं, वलन से पड़ते हैं, वलन दिखाई देते हैं, लहरनुमा दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से स्थलाकृति निर्मित होती है। जो इस वलन का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, यह जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, इसे तो कहते हैं अपनति। इस ऊपर उठे हुए भाग को अपनति, और जो ये नीचे धंसा हुआ भाग है ये, इसे कहते हैं अभिनति। ठीक है, वलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति एवं नीचे धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ये मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए वलन के प्रकार, कौन कौन से होते हैं वलन के प्रकार। सबसे पहला सममित वलन। देखिए मित्रों, सममित वलन में किसी भी वलन की दोनों भुजाओं का क्या होता है, झुकाव समान होता है, इसे सममित वलन कहते हैं। जैसे कि क्या है, इसकी दोनों भुजाएं समान झुकी हुई है, इस प्रकार से, अर्थात यहाँ पर समान कोणीय झुकाव है इनका। ठीक है, यहाँ पर समान कोणीय झुकाव है, तो ये कहलाते हैं सममित वलन कहलाते हैं। सामान्यतः खुले वलन होते हैं। स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत जो है, स्विट्जरलैंड इसका जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत इस सममित वलन का उदाहरण है। अगला है असममित वलन। असममित वलन। असममित वलन में मित्रों क्या होता है, वलन की एक भुजा क्या होती है, सामान्य होती है, और दूसरी भुजा अधिक झुकाव या कम झुकाव वाली होती है। ऐसे वलन असममित वलन कहलाते हैं। जैसे कि एक भुजा क्या हो रही है, वलन की सामान्य, इस प्रकार से। ठीक है, और दूसरी भुजा या तो कम झुकाव होगी या फिर अधिक झुकाव होगी, इस प्रकार से। तो यह क्या कहलाती है, असममित वलन कहलाते हैं। इंग्लैंड का जो पेनाइन पर्वत है वह असममित वलन का उदाहरण है। इंग्लैंड का पेनाइन पर्वत असममित वलन का उदाहरण है। अगला है एक दिग्नत वलन। एक दिग्नत वलन, देखिए मित्रों, एक दिग्नत वलन एक दिग्नत वलन में क्या होता है, वलन की जो भुजाएं होती है, एक भुजा सामान्य झुकाव की और दूसरी भुजा क्या होती है, समकोण बनाते हुए एकदम खड़ा ढाल रखती है, इस प्रकार से। जैसे एक भुजा तो इसकी क्या है, सामान्य झुकाव वाली है, और दूसरी भुजा एकदम क्या है, समकोण पर है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो झुकाव होता है यह कहलाता है एक दिग्नत
वलन। एक तरफ तो सामान्य झुकाव है वलन का और एक तरफ क्या है, समकोण पर खड़ी हुई है, एकदम खड़ा ढाल रखती है। इस प्रकार के वलन एक दिग्नत वलन कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेड डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेड डिवाइडिंग रेंज इस प्रकार के वलन का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आगे बंद एवं खुला वलन। बंद एवं खुला वलन। मित्रों, जब वलन में क्या होता है, संपीड़न की मात्रा के आधार पर दोनों भुजाओं के मध्य मोड़ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री से कम हो तो इसे बंद वलन कहा जाता है, और यदि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो तो उसे खुला वलन कहा जाता है। ठीक है, जब वलन की जो भुजाएं होती है 90 डिग्री से कम होती है तो वो बंद वलन कहलाता है, और 90 डिग्री से अधिक होने पर वह खुला वलन कहलाता है। अगला है पंखा वलन। पंखा वलन मित्रों, इसमें क्या होता है, तीव्र संपीड़न के कारण अपनति बन रही होती है और अपनति के विभिन्न स्थानों पर संपीड़न की भिन्नता के कारण पंखे के आकार के कई वलन बन जाते हैं, जिस कारण इसे पंखाकार वलन कहा जाता है। आपने पंखे की आकृति देखी होगी, उस प्रकार से क्या हो जाती है, इसमें वलन बन जाते हैं, इस प्रकार से वलन बन जाते हैं। विश्व के लगभग सभी वलित पर्वत इसी प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से पंखाकार रूप में अलग अलग दिशाओं में फैले हुए होते हैं पंखाकार वलन। अगला है समनत वलन। कौन सा, समनत वलन। इसमें क्या होता है, वलन में संपीड़न की अधिकता से दोनों भुजाएं एक ही दिशा में मुड़कर क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसे समनत वलन कहा जाता है। लेकिन दोनों भुजाओं का जो क्षैतिजीय होना इसमें क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। दोनों भुजाओं का क्षैतिजीय होना आवश्यक नहीं होता है। जैसे कि ये इस प्रकार से क्या हो जाती है, वलन में दोनों भुजाएं एक तरफ मुड़ जाती है, लेकिन ये पूर्ण रूप से क्या होती है, नीचे झुकी हुई नहीं होती है, ये इस प्रकार से होती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के वलन क्या कहलाते हैं, समनत वलन कहलाते हैं। जैसे कि पाक का काला चिंता पर्वत, पाकिस्तान में कौन सा है, काला चिंता पर्वत। जो कि समनत वलन का उदाहरण है। अगला है परिवलित या शयान वलन। परिवलित वलन या शयान वलन। इसमें अत्यधिक संपीड़न से भुजाएं क्या हो जाती है, क्षैतिज रूप से समानांतर हो जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये समानांतर हो जाती है, मतलब समनत वलन के लगभग जैसे समनत वलन से मिलती जुलती इस प्रकार की स्थलाकृति बन जाती है इसमें परिवलित वलन में। ठीक है, इस प्रकार का झुकाव पाया जाता है।
ब्रिटेन का जो कोरिक केसल पर्वत है, ब्रिटेन का कोरिक केसल पर्वत, जो क्या है, परिवलित वलन का प्रमुख उदाहरण है। जब अत्यधिक संपीड़न के कारण यदि परिवलित वलन टूट जाए तो इसे प्रतिवलन कहते हैं, और यदि इसकी एक भुजा टूटकर दूसरी भुजा पर विपरीत क्रम में जम जाती है तो यह उत्क्रम वलन कहलाते हैं। ठीक है, जो परिवलित वलन होता है इसकी एक भुजा क्या हो जाती है, इस प्रकार से ये होती है, और यहाँ से टूट करके दूसरे वलन में मुड़ जाती है, मिल जाती है, तो वह कहलाती है उत्क्रम भ्रंश कहलाते हैं, उत्क्रम वलन कहलाते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और गढ़वाल हिमालय इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं। आगे है भ्रंश। ठीक है, भ्रंश क्या होते हैं? भ्रंश फॉल्ट, फॉल्ट। ठीक, तनावमूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना भ्रंश कहलाती है। ठीक है, जिस तल के सहारे भूपटल की चट्टानों में खंडों का स्थानांतरण होता है उसे विभंग तल या भ्रंशन कहा जाता है। विभंग तल या भ्रंशन कहा जाता है। ये भ्रंश सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य भ्रंश, दूसरा व्युत्क्रम भ्रंश, भ्रंश, और तीसरा है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश या फिर सीढ़ीनुमा भ्रंश। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य भ्रंश क्या है। जब चट्टानों में दरार बढ़ जाने के कारण उसके दोनों भूखंड क्या होते हैं, विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। चट्टानों में दरार उत्पन्न होने से 2 भ्रंश क्या होते हैं, विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इस प्रकार से विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, और विपरीत दिशा में सरक जाने के पश्चात यहाँ पर क्या हो जाता है, दोनों के बीच में भूखंड विकसित हो जाता है और यहाँ पर सामान्य भ्रंश बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है सामान्य भ्रंश। जब चट्टानें या प्लेटें 2 आपस में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है तो जो दरारी नुमा भाग है उसके बीच में क्या हो जाता है, भ्रंश, नया भ्रंश बन जाता है। अगला है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश में चट्टानों में दरार पड़ जाने से चट्टानों के दोनों खंड क्या होते हैं, आमने सामने खिसकते हैं। इसमें 2 चट्टानें क्या होती है, जैसे कि 2 चट्टान हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ गति करती है, और एक दूसरे की तरफ गति करते हुए क्या हो जाती है, सपोज देन ए चट्टान और यह है बी चट्टान। तो यह ए चट्टान क्या हो जाती है, बी चट्टान के ऊपर धंस जाती है, या फिर बी चट्टान क्या हो जाती है, ए चट्टान के ऊपर धंस जाती है। ठीक है, ए चट्टान नीचे धंस जाती है और बी चट्टान ऊपर धंस जाती है, जिस कारण से इस प्रकार की संरचना बन जाती है व्युत्क्रम भ्रंश में।
इसे संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। किसे? व्युत्क्रम भ्रंश को संपीड़नात्मक भ्रंश भी कहा जाता है। अगला है समांतर या सोपानी भ्रंश या सीढ़ीनुमा भ्रंश। इसमें संपीड़न और तनाव की क्रिया क्या होती है? समांतर क्रम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर दरारें पड़कर सीढ़ीनुमा भ्रंश बन जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से सीढ़ीनुमा भ्रंश बन जाते हैं सोपानी भ्रंश में। इस प्रकार से सीढ़ीनुमा भ्रंश बन जाते हैं। इस प्रकार के भ्रंश सोपानी भ्रंश या सीढ़ीनुमा भ्रंश कहलाते हैं। भ्रंश से निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है? जैसे कि भ्रंश की क्रिया के द्वारा स्थलखंड का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे चला जाता है, जिस कारण से कई तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे होर्स्ट पर्वत, ग्राबेन, द्रोणिका, रिफ्ट घाटी आदि भ्रंश के प्रमुख उदाहरण हैं। भ्रंश घाटी के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।